कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसबी कोचिंग साइंस क्लास 12th में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का ये लास्ट क्लास है और इसमें आप पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म कर देंगे। और जो भी वीडियो बना था उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताए थे और जहाँ से छूटा है क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तैयारी आप लोग कर रहे हैं ना? जितना हम बनाए थे वीडियो पढ़ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों को बताए थे कि उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, कहाँ पे है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितना है, उसकी दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और उत्तरी बिंदु क्या है, किस नदी पर स्थित है, कौन सा स्टेट में पड़ता है, कहाँ पे है, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ था और उसका नाम क्या क्या है, किस नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को बुलाए थे, किस आधार पर बुलाए थे। ठीक है, इसका उत्पत्ति किस सभ्यता से हुआ था, इसका किस सिद्धांत से था, इसके समर्थक कौन कौन था, ये सब आपको हम बताए थे। आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो 7 बड़े स्थल थे जो खोजा गया था, मेन पॉइंट जो स्थल है, देखिए स्थल तो 1500 लमसम खोजा गया था, लेकिन सब स्थल को जो है उतना पढ़ना नहीं है सही से। जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो जो स्थल इम्पोर्टेंट है, जहाँ जो खोजा गया था, किस वर्ष खोजा गया था, किस नदी पर स्थित है, वहाँ पे क्या क्या मिला था, उस सब के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को देखते रहिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, स्टार्ट करने के पूर्व हम आपको कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और कुछ आपको सिर्फ 10 मिनट टाइम लेंगे और जितना भी हम बताए थे उसको सिर्फ खाली रिवीजन करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बताए थे इतिहास जो है इसका पिता हेरोडोटस है। ये इतिहास हमें अतीत के बारे में जानकारी देता है, ये बात बताए थे। अब उसके बाद देखिए, इतिहास को जो है वस्तुओं के आधार पर जो बांटा गया था, 3 तरह से बांटा गया था। जैसे किसी काल में पत्थर का खोज हुआ था, किसी काल में तांबा का खोज हो गया था, किसी काल में लोहा का खोज हो गया था। तो इस आधार पर जो वस्तुओं के आधार पर जो बांटा गया था इतिहास को, ये किसने बांटा था? ये थॉमस ने बांटा था। ठीक है, और लिखित स्रोत के आधार पर जो बांटा गया था इसे किसने बांटा था? ब्रूस फुट ने बांटा था। किसने बांटा था? ब्रूस फुट ने। अब देखिए, जिस इतिहास काल में हम न तो कुछ लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, न तो जब कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं है तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, तो वो कौन सा इतिहास काल है? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए, जिस इतिहास काल में कोई चीज़ लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, उसे क्या, वो किस इतिहास के अंतर्गत आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब देखिए, जिस इतिहास काल को सही से लिखा भी गया है और पढ़ भी सकते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। ठीक, तो ये तो 3 बता दिया आपको। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था कि इसमें पाषाण काल यानी पत्थर का मतलब वो लोग यूज करते थे और पत्थर के साथ साथ जो है तांबा का भी यूज करते थे, इसीलिए उसे ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पत्थर के आधार पर जो बांटा गया था वो थॉमस ने बांटा था, पाषाण काल, लवयुगीन काल और कांस्ययुगीन काल। ठीक, तो ये तीन इतिहास के बारे में बताए थे थॉमस ने। अब देखिए, पाषाण काल जो है, पाषाण काल 4 तरह से बांटा गया था। एक पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो भी रहते थे मानव, वो शिकार करते थे, मतलब वो जो है भोजन पे मतलब जो है ही निर्भर रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। वो अधिकतर जो है वो मनोरंजन का जो खेल करते थे वो शिकार का ही खेल करते थे। ठीक है, यहाँ तक तो आप बता दिए थे आप लोग को। अब देखिए, पूरा पाषाण काल में जो है आग की खोज कर दिया था वो लोग और चित्र बनाना भी शुरू कर दिए थे। तो मतलब चित्र, जो भीमबेटका का जो चित्र है कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित क्या है? भीमबेटका का चित्र स्थित है। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ पे जो है कि मतलब आग काले से आते आते तो वो लोग क्या किया, हथियार को जो क्या छोटा कर दिया। मतलब वो जो भी हथियार यूज करते थे तो छोटा हथियार बनाना शुरू कर दिया था वो लोग। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, मध्य पाषाण काल में क्या किया था, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको जो है ज्ञान आना शुरू हो गया था, मतलब बुद्धि का विकास हुआ और उसके बाद जो है वो अंत्येष्टि संस्कार करना शुरू कर दिए थे। मतलब वो जो भी मतलब डेथ करते थे या मरते थे तो उसको जो है जलाते थे। तो अंत्येष्टि संस्कार वो लोग करना शुरू कर दिए थे मध्य पाषाण काल में। अब उसके बाद देखिए, नव पाषाण का जैसे अब आया, मतलब नव पाषाण काल जैसे आया। पूरा पाषाण में तो बता दिया कि वो लोग आग खोज किया था। अब नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल में क्या किया, वो लोग जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। मतलब वो लोग मनका बनाना, मतलब घड़ा उड़ा
वो बनाया था। पहिए का भी प्रमाण मिला है, मतलब पहिया सब बनाना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले जो है वो लोग जो है कुत्ता को अपना पालतू बनाया था। यदि एग्जाम में पूछे कि सबसे पहले किस पशु को पालतू पशु बनाया गया था, वो था कुत्ता, किस जानवर को, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, यदि हाँ वहाँ तक बता दिए, पहिया बता दिए, घड़ा बता दिए, ये सब जो उसका जो खोज किया था पूरा तीन पाषाण काल में, ठीक। अब उसके बाद तांबा का खोज हुआ था ताम्रपाषाण काल में, ठीक। यहाँ तक तो बता दिए थे। अब उसके बाद यदि ये पूछे कि मेहरगढ़ में किसका साक्ष्य मिला है, तो मेहरगढ़ में जो है जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला है, ठीक है। कोहलडीवा में चावल का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ में जो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। किस पर्वत के किनारे, सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में स्थित है मेहरगढ़। और वहीं पे जो है वो सबसे पहले कृषि का प्रमाण मिला था, और वो जो मिला था उसमें गेहूं और जौ का। यदि चावल के बारे में पूछे तो कोल्डीवा में मारना है, ठीक है, 6000 BC पूर्व, और मेहरगढ़ में 7000 BC पूर्व गेहूं और जौ का। यहाँ तक क्लियर है, पाषाण काल क्लियर हो गया आप लोग का, ठीक। अब देखिए आइए, अब जो है आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इसमें जो है कोई लिखित स्रोत मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसमें जो है आद्य ऐतिहासिक काल में हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता जो है यह सिंधु नदी के किनारे अधिकतर शहर मिले थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका जो सबसे पहले जो इसका जो जानकारी दिया था चार्ल्स मेसन ने दिया था 1826 ईस्वी में, ये भी बताए थे। अब उसके बाद इसका जो सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने किया था। उस समय 1826 से 53 के बीच में जो है रेल बिछाया जा रहा था। 1853 से 56 के बीच में जो है रेल बिछाया जा रहा था, ठीक है। तो वही उसका सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने। फिर उसके बाद जो उसका जो उत्खनन जो आता है, तो उस समय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो विभाग था उस समय कौन था, जॉन मार्शल थे, ठीक है। कौन थे, पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष कौन था, जॉन मार्शल थे, जो कि 1921 ईस्वी में उसके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया था, मतलब हड़प्पा का उत्खनन किया था 1921 ईस्वी में। और वो हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ तक तो आप बता दिए थे आपको। तो देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और उसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा का खोज हुआ था, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, हड़प्पा के बाद आता है जब उसका खोज हो गया था, तो उसके बाद धीरे धीरे यह भी मतलब कई इतिहासकारों विद्वानों ने यह पता लगाया कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो किसी ने कहा था कि ये जो हुआ है ये है थी मेसोपोटामिया सभ्यता से हुआ है। कुछ ने कहा कि नहीं ये जो है सोती सभ्यता से हुआ है। कुछ ने कहा कि नहीं ये जो है ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता से हुआ है। ये सब हम आपसे चर्चा किए थे। अब देखिए मेसोपोटामिया से जो इसका उत्पत्ति हुआ था, इसमें मतलब कौन कौन से किस सिद्धांत से हुआ था और इसका समर्थक कौन कौन कर रहा था। तो मेसोपोटामिया से जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति हुआ था वो हुआ था विसरणवादी सिद्धांत से। जो इसका समर्थक थे गॉर्डन चाइल्ड, चार्ल्स मासन और क्रेमर, HD सांकलिया, DD कोसम्बी। ये जो इतिहासकार है, ये इतिहासकार जो है विसरणवादी सिद्धांत के आधार पर मेसोपोटामिया से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति माना जाता है। तो ये क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वह एक ग्रामीण सभ्यता है। इन लोगों ने यह अनुमान लगाया है कि ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, जो ग्रामीण सभ्यता है, तो ग्रामीण से धीरे धीरे जो बना होगा अर्धनगरीय बना होगा, और अर्धनगरीय से डायरेक्ट जो है धीरे धीरे पूर्ण नगरीय बन गया हुआ, नगरीय बन गया हुआ। तो ये लोग यही अनुमान लगाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ था वही चीज़ का प्रयोग जो है मेसोपोटामिया में भी कर रहा था। तो देखिए अब मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या समानता थी ये भी बताए थे आपको, कि जो चीज़ मेसोपोटामिया में मिला था वही चीज़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। तो वहाँ पे पक्की ईंट भी मिला था मेसोपोटामिया में, यहाँ भी पक्की ईंट मिला था। वहाँ पे जो घड़ा का यूज करते थे वही यहाँ पे भी वही घड़ा का यूज करते थे। वहाँ भी मतलब मेसोपोटामिया में भी मतलब बैल का चित्र का मोहर यूज करते थे, यहाँ पे भी बैल का मोहर यूज करते थे, ठीक है। वहाँ पे भी पहिए मतलब पहिया का यूज करते थे, यहाँ पे बैलगाड़ी का यूज करते थे, दोनों सेम थे। अब देखिए कुछ उसमें असमानता भी आपको बताए थे। तो असमानता में क्या है कि मेसोपोटामिया जो है एक ग्रामीण सभ्यता है, यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, ठीक। तो और मेसोपोटामिया में जो है कि यहाँ पे जो था ये पुरोहित वर्ग का शासन था मेसोपोटामिया में, और सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित वर्ग का शासन नहीं था। अब देखिए मेसोपोटामिया का जो लिपि होता था ये लिपि कीलनुमा थी, और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, चित्रात्मक थी, यानी चित्र के हिसाब से लिखते थे, ठीक। अब देखिए मेसोपोटामिया जो है एक पितृसत्तात्मक समाज थी, और यह क्या थी, मातृसत्तात्मक थी। यह मतलब मेसोपोटामिया में पिता को महान दर्जा दिया जाता था और सिंधु घाटी सभ्यता में माता को दर्जा दिया जाता था, ठीक।
अब उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहर होता था वो वर्गाकार होता था, ठीक, वर्गाकार मोहर होता था। और मेसोपोटामिया का मोहर जो होता था वो बेलनाकार यानी गोलाकार भी होता था और बेलनाकार भी होता था, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको कि मिट्टी का जो मोहर है कहाँ पे मिला था, मिट्टी का मोहर कहाँ पे मिला था, ये क्वेश्चन जवाब दीजिए, ठीक। और वर्गाकार जो अधिक वर्गाकार मोहर जो कहाँ पे मिला था और अभिलेख वाली मोहर कहाँ पे मिला था, ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में भी किए थे, जो किसी ने जवाब नहीं दिया है, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देना चाहिए आप लोग को ना, लेकिन आप लोग कुछ जवाब नहीं देते हैं ना, तो कुछ कमेंट करते हैं कैसा वीडियो बन रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, ये कुछ भी आप लोग मतलब कुछ भी उसल से रिस्पॉन्स ही कुछ भी नहीं दे रहे हैं आप सब, ठीक है। यदि गलत भी वीडियो बन रहा है तो वो भी रिस्पॉन्स दीजिए कि नहीं यहाँ पे गलत चीज़ बता रहे हैं या फिर यहाँ कुछ है तो वो भी बताइए। सिर्फ खाली देखते जा रहे थे, यदि इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए, यदि प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी बताइए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बता दिए थे। अब उसके बाद देखिए, अब कुछ इतिहासकार कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्पत्ति हुआ था ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता से हुआ है, जो यह क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है, बताए थे ना आपको, क्रमिक विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसका समर्थक कौन कौन था, फेयर सर्विस और रोमिल थापर, फेयर सर्विस और रोमिल थापर, ये दोनों वैज्ञानिक कहता है, इतिहासकार कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो उत्पत्ति हुई है वो ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता से हुआ है। लेकिन अब देखिए क्यों हुआ है, इसका यह तर्क लगाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता से पूर्व ही ईरानी बलूचिस्तान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कुछ ऐसे स्थल थे जो कि उसका खोज हुआ था, और वह स्थल जो था ग्रामीण स्थल थे, ठीक है। तो वो कौन कौन सा स्थल है, नाल कुल्ला और आमिर, ये जो स्थल ये थे ग्रामीण थे। तो यहाँ के इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि वो स्थल जो ग्रामीण था, तो ग्रामीण से धीरे धीरे अर्धनगरीय हुआ, अर्धनगरीय से नगरीय बन गया, यानी शहरी बन गया। तो यही मतलब पता लगाता है कि जो भी मतलब वहाँ पे मिला होगा सामान, वहाँ पे धीरे धीरे बाद में मतलब वो कार्य बढ़ा होगा, फैक्ट्रियाँ आई होगी, धीरे धीरे जो है वहाँ पे लगातार काम चलते रहा, बाद में वो नगरीय से ग्रामीण से नगरीय हो गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए कुछ ऐसे इतिहासकार है, उसने भी कहा था कि नहीं, सोथी सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुआ, जो कि सोथी सभ्यता का खोज कौन कौन कर रहा था। सोथी सभ्यता के यदि पूछे कि सोथी सभ्यता के समर्थक कौन थे, अलमानंद घोष और डीपी अग्रवाल, अलमानंद घोष और डीपी अग्रवाल, ठीक है। तो ये दो इतिहासकार जो है, ये जो सोथी सभ्यता से मतलब बताता है कि इसी से इसका उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। बस 2 मिनट और 2 मिनट, ठीक है, यहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे यह कहता है कि ये लोग इतिहासकार ये कहता है कि सोथी सभ्यता इसका उत्पत्ति क्यों हुआ है, क्योंकि सोथी सभ्यता में जो मतलब अंकन जो सामान मिला था वही सामान सिंधु घाटी में भी मिला है। तो यहाँ पे यह पता लगाता है कि देखिए अभी जो हम लोग के समाज में क्या है कि जैसे कुम्हार चाक बनाता है ना, तो चाक बनाता होगा तो वो प्लेट भी बनाता होगा, मिट्टी का बर्तन बनाता है ना, तो मिट्टी का बर्तन में क्या है कि कुछ डिजाइन कर देता था पहले, तो वो डिजाइन जो है एक पीपल के पत्ता का डिजाइन मिला था, वो पत्ते के पीपल का जो डिजाइन था सोथी सभ्यता में, और वही डिजाइन का पत्ता जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला था। जो रस्सी का यूज सोथी सभ्यता में लोग करते थे वही रस्सी का यूज सिंधु घाटी सभ्यता में भी करते थे, ठीक। तो यही सब जो कुछ प्रमाण मिला है, तो धीरे धीरे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि सोथी सभ्यता से भी है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, ये तो बता दिया आपको कि इसका उत्पत्ति किस तरह से हुआ, किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका समर्थक कौन कौन है। अब देखिए, अब यहाँ पे यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो सबका अलग अलग नाम रहता है, किसी का भी कुछ भी नाम रख देता है लोग, तो उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता का भी कुछ नाम है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नाम तो सिंधु घाटी सभ्यता ही है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता है, सरस्वती सभ्यता है, और प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता है, और उसके बाद है कांस्ययुगीन सभ्यता। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम है क्योंकि वह अधिकतर शहर सिंधु नदी किनारे बसा था। हड़प्पा इसलिए नाम है क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु सरस्वती इसीलिए नाम है क्योंकि सरस्वती नदी उस समय सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में बहता था, ठीक। यहाँ तो क्लियर है। अब प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उस समय सबसे पहले जो है शहरी के रूप में पक्की ईंट, पक्के मकान, ईंट का घर बनते थे, चबूतरा, सब ये जितना भी चीज़ हम अभी यूज कर रहे हैं वो सब चीज़ जो है वो पहले से ही वहाँ पे यूज कर रहा था, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रथम नगरीय क्रांति। यदि लिखने के लिए 10 वर्ड 5 लाइन बोल दे तो अच्छा से लिख देना है, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए कांस्य युगीन सभ्यता की क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने जो है तांबा का खोज किया था, ताम्रपाषाण काल में बताए थे ना, तांबा का खोज किया था। तो धीरे धीरे जो है बढ़ता गया, मतलब उसमें जो टीन सोना चांदी ये सब का खोज हुआ, तो ये लोग क्या किया कि टीन के साथ जो है कॉपर का मिला के यूज करना शुरू कर दिया। तो टीन और जब कॉपर मिलेगा तो कांसा बनेगा ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये सूत्र है कांसा है, तो यही कांसा का जो यूज करते थे, इसीलिए से कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसका नामकरण पता चल गया आप लोग को। अब उसके बाद देखिए इसका नगर की विशेषता, नगर की विशेषता क्या थी कि नगर जो है दो भागों में विभक्त होते थे, एक पूर्वी भाग एक पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में दुर्ग टीला होते थे, पूर्वी भाग में नगर होते थे। जो पश्चिमी भाग जो दुर्ग टीला होते थे वहाँ पे सिर्फ पुरोहित वर्ग रहते थे और इधर जो है आम जनता रहते थे, ठीक। और यहाँ पे जो पुरोहित वर्ग इधर रहते थे पश्चिमी टीला में, वहाँ पे जो थोड़ा वो ऊंचा होता था, ठीक है, मतलब थोड़ा ऊंचा होता था और ये थोड़ा नीचा होता। ऊंचा इसलिए होता था क्योंकि बाढ़ आने से जो है वो बच सके, पुरोहित जो है बच सके, ठीक। तो इसी कारण से जो है वो पश्चिमी टीला जो है ऊंचा होता था और पूर्वी जो नगर होते थे वो नीचे होते थे। और पूर्वी टीला को जो है जो पश्चिमी नगर जो थी, पश्चिमी जो होती थी वो जो दुर्ग टीला होता था पश्चिम साइड में, उसको जो है चार दीवारी से पैक कर देते थे। मतलब एक साइड जो घर बनाते थे और उसके साइड भी जो है चार दीवारी कर देते थे, लेकिन नगर को जो है कोई चार दीवारी नहीं देते थे। कुछ उसमें अपवाद था, जैसे लोथल हो गया और सुरगुर्दा हो गया। जैसे लोथल और सुरगुर्दा जो है कि इसमें दुर्ग टीला और नगर जो है एक ही चार दीवारी से घिरा हुआ था। और चंद्रो जो है, चंद्रो जो ऐसा शहर था जो कि किसी भी दुर्ग टीला से घिरा हुआ नहीं था, यानी वो दुर्ग रहित था, ठीक। और उसके बाद कुछ ऐसा स्थल भी जैसे धोलावीरा है, वहाँ पे जो है तीन टीला बना हुआ था, ये तीन तरह से विभाजित किया गया था। त्रिस्तरीय नगर प्रणाली पूछे धौलावीरा, और यदि पूछे कि एक ही चार दीवारी से घिरा हुआ दुर्ग और टीला, दुर्ग और नगर, तो वो कौन सा है, लोथल और सुरगुर्दा है। और किसी भी दुर्ग से नहीं घिरा हुआ है वो कौन है, चंद्रो है। तो धौलावीरा जो है वो तीन प्रणाली से घिरा हुआ था, एक पश्चिमी भाग एक पूर्वी भाग, और बीच में जो रहता था वो था मध्य, जिसे मध्यमा कहते हैं, ठीक है। तो धौलावीरा यहाँ से क्लियर हो गया। इसका नाम इसका नगर किस हिसाब में बटा हुआ था, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए कि कौन कौन सा शहर खोजा गया था और कौन कौन सा क्या क्या मिला है वहाँ पे, किस वर्ष खोजा गया, किस नदी के किनारे है, इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को याद तो कर लिए होंगे ना। या देखिए डेली वीडियो को जो है कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, मतलब उसको मतलब एक बार जब क्लास को देख लीजिएगा तो उसको जो है दोबारा यदि देखना है तो थोड़ा केबी, मतलब जो उसका जो स्पीड पॉइंट रहता है थोड़ा बढ़ा के देखिए और स्पीड में देख लीजिए, ठीक। और उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। एक बार यदि आपको याद हो जाएगा तो बार बार जो है उतना आपको याद करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10-15 मिनट में आपका पूरा रिविजन करवा दिए। अब जो है आगे जो क्लास होगा, आगे जो खोजा गया था सर उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए, पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा। पहला शहर कौन था, हड़प्पा था। हम आपको फर्स्ट वीडियो में पहले भी बताए थे, हड़प्पा, ठीक है। देखिए हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में पहला खोजा गया शहर था, ठीक। और ये जो खोजा गया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, कब खोजा गया था, 1921 ईस्वी में। किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। किस प्रांत में है, पंजाब प्रांत। किस नदी पर है, रावी नदी पर, रावी नदी पर बाएं तट पर, ठीक। अब पूछे पाकिस्तान के किस जिला में है, किस जिला में है। यदि जिला की बात करें तो माउंट गोबरी जिला, माउंट गोबरी जिला। जो माउंट गोबरी जिला को जो वर्तमान में नाम दिया है, वहाँ जो पाकिस्तान का जो है ना गवर्नर, प्रधानमंत्री, तो वो जो उसका जो माउंट गोबरी जिला का जो नाम है क्या है, साहिवाल। साहिवाल नहीं, साहिवाल है, ठीक है। साहिवाल नहीं है, साहिवाल है, ठीक। तो माउंट गोबरी जिला का नाम क्या है, भी साहिवाल है। और ये हड़प्पा जो है यहीं पे है, साहिवाल में ही है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे क्या है कि अब हड़प्पा में क्या क्या मिला था। हम आपको पहले बताए थे उस वीडियो में कि हड़प्पा में जो है ओखली मिला था, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति मिला था, ठीक। RH-37 का कब्रिस्तान भी मिला था, ये सब मिला था वहाँ पे। और वहाँ पे देखिए, और वहाँ पे पक्की ईंट मिला था, ठीक है। विशाल स्नानघर मिला था, अन्नानगर भी मिला था, वहाँ पे ताबूत मिला था, ओखली मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था,
अब देखिए कुछ ऐसा पॉइंट भी है, अभी अभी यहाँ पे देखिए, ये तो नॉर्मली चीज़ है कि नॉर्मली चीज़ ये कहीं पे भी आप यूट्यूब पे देखिएगा तो ये नॉर्मली चीज़ जो है इतना बड़ा चीज़ मतलब सब बता के निकाल देता है। लेकिन जब आप जब जब एनसीईआरटी को जब पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में जो ऐसा ऐसा पॉइंट दिया है, ऐसा ऐसा प्रमाण मिला है, वहाँ पे एनसीईआरटी में बताया गया है कि आप जो है देख के भी यदि क्वेश्चन यदि पूछ देगा ना एग्जाम में तो दिमाग खराब हो जाएगा, अब लगेगा कि ये है ही नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत दे दिया है। लेकिन जब एनसीईआरटी उल्टाइएगा और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तब पता चलेगा कि नहीं ये सच में है। तो देखिए हड़प्पा में यहाँ तक तो बता दिए थे आपको, देखिए हड़प्पा में क्या क्या मिला था। अब मेन जो पॉइंट एनसीईआरटी में जो हम देखे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वहाँ पे जो है वहाँ पे जो है चबूतरा मिला था, 18 चबूतरा मिला था, ठीक है, 18 चबूतरा भी मिला था हड़प्पा में। और वहाँ पे जो है 6-6 पंक्ति में, यानी 6-6 पंक्ति में 6-6 वो रूम था, ठीक, और 12 कमरा था। 6-6 पंक्ति में टोटल 12 कमरा था। जैसे मान लीजिए ये पंक्ति में जो है 6 गो है, इस पंक्ति में भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 1 है 6। इस तरह का जो 6 जो है, इस तरह का जो 6 वो कमरा जो था 12 गो मिला था। यानी इस तरह का जो कमरा था टोटल कितना मिला था, 12 गो कमरा मिला था। इस तरह का विशाल स्नानागार यानी अनाज रखने वाला गोदाम, ठीक। तो वो कहाँ पे मिला था, हड़प्पा में मिला था। वो टोटल कितना था, 12 था, ठीक। एग्जाम में यदि पूछ दे कि किस सिंधु घाटी सभ्यता में 6-6 पंक्ति में 12 अन्ना नागर का घर मिला था, तो वो कौन सा है, हड़प्पा है। अब देखिए हड़प्पा में और क्या मिला था, इसमें हड़प्पा में 18 चबूतरा मिला था। क्या मिला था हम लिख देंगे यहाँ पे, पहले आप सुन लीजिए। वहाँ पे क्या मिला था, 18 को चबूतरा मिला था, ठीक। और देखिए क्या मिला था, गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ अभी हम लोग यूज करते हैं ना, तो गेहूँ और जौ का जो साक्ष्य मिला था कहाँ पे मिला था, हड़प्पा में मिला था। कहाँ पे मिला था, हड़प्पा में। और गेहूँ और जौ का सबसे पहला जो कृषि जो किया गया था, पाषाण काल पढ़े होंगे, तो पाषाण काल में सबसे पहले गेहूँ और जौ का प्रमाण मिला था। कहाँ पे मिला था, मेहरगढ़ में, सुलेमान और किरधर पहाड़ी के बीच में 7000 BC पूर्व। यहाँ तक क्लियर है। तो वही चीज़ जो है हड़प्पा में भी मिला था, गेहूँ और जौ का। तो हड़प्पा में भी क्या मिला था, गेहूँ और जौ का यूज मिला था हड़प्पा में, ठीक ठीक। अब देखिए उसके बाद देखिए कि गेहूं और जौ का तो प्रमाण बता दिया आपको। अब देखिए वहाँ पे क्या मिला था, तांबा का इक्का गाड़ी भी मिला था। अब देखिए गेहूं और जौ यदि कोई खेती करेगा तो उसको तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने के लिए तो वो पड़बे करेगा। आज के ज़माने में थोड़ी ना कि किसी के घर में ट्रैक्टर निकल गया है तो ट्रैक्टर से लोड कर दो, एक ही बार आ जाएगा घर पूरा। तो उस समय तो वो तो नहीं था, उसमें तो वही तो बैलगाड़ी चलता था, इक्का गाड़ी जिसको बोलते हैं। तो वही है, तांबे का एक इक्का गाड़ी था, उसमें तांबा का इक्का गाड़ी का यूज करता होगा वो लोग। तो वही तांबे का इक्का गाड़ी कहाँ मिला था, हड़प्पा में मिला था, ठीक। अब हड़प्पा में और कुछ मिला था। हड़प्पा में देखिए ये भी मिला था कि एक मतलब स्त्री के गर्भ से एक पौधा का चित्र निकला हुआ था, ठीक है। जैसे मतलब स्त्री का गर्भ ले लीजिए और गर्भ से जो है एक पौधे का चित्र मतलब मिला हुआ अंकित था वहाँ पे हड़प्पा में, ठीक। अब उसके बाद देखिए वहाँ पे हड़प्पा में ये भी मिला था शंख का बैल। जब एनसीईआरटी को आप पढ़िएगा, जब एनसीईआरटी को आप क्लियर रूप से पढ़िएगा ना, जब एनसीईआरटी को अच्छे से जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको ऐसा ऐसा चीज़ मिला था कि देख के जो है ना आपको आश्चर्य लग जाएगा कि आखिर ये सब चीज़ कहाँ पे मिला था, है भी किताब में है या फिर ऐसे तो नहीं छाप दिया है। जब हम उल्टाए तो जब देखे तो पता चला कि नहीं ये सच बात है। ये जो एनसीईआरटी कभी कोई भी गलत लाइन नहीं लिखता है, ठीक है। तो वहाँ पे शंख का एक बना बैल भी मिला है हड़प्पा में। शंख का बना बैल कहाँ पे मिला, हड़प्पा में। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ वृक्ष का पौधा कहाँ मिला है, हड़प्पा में। शंख का बैल कहाँ मिला, हड़प्पा में। और भी यहाँ पे मिला था, हड़प्पा में मिला था कि एक मानव का शरीर का मतलब मूर्ति मिला था। मातृदेवी का मूर्ति वो अलग है, मातृदेवी का मृण मूर्ति है वो अलग है, ठीक। और वहाँ पे बलुआ पत्थर से निर्मित एक मनुष्य के शरीर का एक मूर्ति मिला है। बलुआ पत्थर से बना गया होगा मूर्ति को, और मानव के शरीर का है वो मिला है, ठीक। तो वो भी बलुआ पत्थर से बना हुआ मिला है। और देखिए वहाँ पे क्या मिला कि एक मछुआरे, जैसे आप देखिए अभी भी गाँव में मछली सब मारता है ना, तो जो मछली मारता है उसे क्या कहते हैं, मछुआरा भी कहते हैं ना। तो वही मछुआरा जो है वो मारता होगा, और जो है मछुआरा जो मारता होगा, और एक प्लेट में मिट्टी का बर्तन था, उसी बर्तन में जो है मछुआरे का चित्र बना हुआ अंकित मिला हुआ है। अब देखिए आप ही के घर में मतलब घर बनाते हैं आप ही सब, तो उस घर में जो है कि कुछ भी मतलब
फिगर बना देते हैं, चित्र बनाते हैं, प्लेट का चित्र बना देते हैं और उस प्लेट के ऊपर जो है कुछ से कुछ फूल ये वो फलना चिलना रख देते हैं ना। तो उसी तरह जो है वहाँ पे जो है एक दीवार में अंकित हुआ होगा और उस अंकित में जो है प्लेट का निशान दिया होगा और उस प्लेट पर जो है मछुआरे का फिगर बना दिया होगा। तो ये कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। शंख का बैल कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। मछुआरे का चित्र कहाँ मिला था? प्लेट पर हड़प्पा में मिला था। तांबे का एक्का गाड़ी कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। पक्की ईंट कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। 18 चबूतरा कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला। छः छः को जो पंक्ति में जो गोदाम था वो 12 कमरा कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। 18 चबूतरा कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला। गेहूँ और जौ का साक्ष कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। और बलुआ पत्थर से निर्मित एक मतलब एक पुरुष का जो मानव का जो मूर्ति है वो कहाँ मिला? हड़प्पा में मिला। यहाँ तक तो सबका वो क्लियर है। हड़प्पा में क्या क्या मिला, यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हड़प्पा के बारे में तो आप लोग को जवाब 100% देना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे आते हैं, इसको हम लिख देते हैं, जो भी हम बोले हैं वो लिख देते हैं। 1921 में खोज हुआ, दयाराम साहनी ने किया, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है पंजाब के हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। तो सिंध प्रांत जहाँ लगा रहेगा वो जो है गलत होगा, 100% गलत होगा। सिंध प्रांत में नहीं है, ये पंजाब प्रांत में है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे आते हैं, अब लिख देते हैं कि हड़प्पा में क्या क्या मिला है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। ये कहाँ पे है? माउंटगुबरी जिला में साहिवाल, जो इसका अभी वर्तमान नाम है साहिवाल है, यहीं पे हड़प्पा भी है। यदि देखने के लिए जाइएगा तो साहिवाल आपको जाना पड़ेगा। रावी नदी के बाएं तट पर जाइए और हड़प्पा को देख के आ जाइए। तो क्लियर है, यहाँ पे मिटा देते हैं। हम जो बोले हैं वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा में क्या क्या मिला है वो हम लिखते हैं। पहला देखिए, हड़प्पा में RH 37 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। ठीक है, अब उसके बाद देखिए और क्या मिला? ओखली मिला। ओखली तो जानते होंगे, धान कूटने के लिए मिला, मतलब यूज करते थे वो लोग ओखली। और अभी हम लोग क्या करते हैं ओखली का काम शादी ब्याह में करते हैं ना, ओखली का काम। अभी मतलब धान भी कूटते हैं, लेकिन धान भी कूटते हैं तो शादी ब्याह में वो अलग कूट देता है वो लोग धान। ओखली मिल गया। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तांबे का इक्का गाड़ी, तांबे का इक्का गाड़ी। ठीक, 18 चबूतरा। और उसके बाद देखिए 6 पंक्ति में 12 कमरा मिला था। कितना? 12 कमरा। और वो कमरा क्या था? अनाज रखने वाला, मतलब अनाज रखने वाला नहीं, अन्नागार। ठीक, देखिए कोई भी मतलब किताब में जो है कि किसी किताब में ये भी मतलब ये भी मिला होगा आपको कि विशाल अन्नानगर मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार हड़प्पा, कभी विशाल स्नानागार हड़प्पा दे देगा, कभी विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो दे देगा। तो वो जो है एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिया है, जो एनसीईआरटी में जो है, यदि विशाल स्नानागार पूछे, अब जो है कोई भी क्वेश्चन का यदि आंसर यदि बोर्ड में पूछे तो विशाल स्नानागार पूछे तो मोहनजोदड़ो मारना है, और विशाल अन्नानगर पूछे हड़प्पा मारना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तांबे का इक्का गाड़ी हो गया, 18 चबूतरा होगा, 12 पंक्ति में ये मिल गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे गेहूं प्लस जौ, गेहूं और जौ का यदि साक्ष्य पूछे सबसे पहले किस सिंधु सभ्यता के शहर में हुआ था? वो हुआ था हड़प्पा में। ठीक, गेहूं और जौ का साग जो पूछे हड़प्पा में मिला था। ठीक, अब यहाँ देखिए और क्या मिला था? मातृ देवी की मृण मूर्ति, मोर सब होगा ना, मृण मूर्ति सही लिखे है ना, मृण मूर्ति है वो, ठीक है होगा। मातृ देवी की मृण मूर्ति, गेहूं और जो 6 पंक्ति में 12 कमरा, 18 चबूतरा, तांबे का इक्का गाड़ी, ओखली। यहाँ क्लियर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या मिला था, और क्या मिला था? पक्की ईंट मिला था, पक्की ईंट, हाथी का कपाल। ठीक, हाथी का कपाल हो गया। पुजारी का
पत्थर, पुजारी की पत्थर का मूर्ति, पत्थर का मूर्ति, मूर्ति सही है कि नहीं? मोसो तो सही है, बहुत सही, मूर्ति सही है। पुजारी का जो पत्थर का जो मूर्ति मिला था, यदि ये पूछता है एग्जाम में कि किस सिंधु घाटी सभ्यता में पुजारी का प्रश्न मूर्ति मिला था, पत्थर वही होता है, तो पुजारी का पत्थर पूछे हड़प्पा, हाथी का कपाल पूछे हड़प्पा, पक्की ईंट पूछे हड़प्पा, मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा, गेहूं और जो हड़प्पा, 6 पंक्ति 12 कमरा हड़प्पा, 18 चबूतरा हड़प्पा, तांबे का गाड़ी हड़प्पा, ओखली हड़प्पा, RS-37 कब्रिस्तान हड़प्पा, सब हड़प्पा। ठीक, अब उसके बाद देखिए, मतलब मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में मछुआरे का चित्र। अब कोई मछुआरा मारता होगा मछली तो उसका चित्र बना दिया। आप भी कोई कुछ काम करते होंगे तो उसका भी कोई ना कुछ बना ही रहता है। तो मिट्टी के बर्तन में मछुआरे का चित्र मिला कहाँ पे? हड़प्पा में। और वहाँ पे मिला, और क्या मिला? शंख का बैल मिला, शंख का बना बैल, शंख का बना बैल मिला हड़प्पा में। और क्या मिला हड़प्पा में? स्त्री के गर्भ से पौधे का चित्र। मतलब कोई स्त्री है और उसके गर्भ से जो है पौधा निकल रहा है, तो वही चित्र जो है बना दिया गया है, हड़प्पा में मिला था। ठीक, अभिलेख वाली मोहर, अभिलेख वाली मोहर, यदि पूछे कि अभिलेख वाली मोहर ज्यादा यानी अधिकतर, यहाँ लिख देते हैं जो होगा ज्यादा। यदि आप लोग को दिखाई नहीं पड़े तो हम बोल देते हैं, जो बोले हैं फिर से बोल देंगे एक बार। तो अभिलेख वाली मोहर कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। एक बार और रिपीट कर लीजिए, उसके बाद हड़प्पा को क्लियर कर देंगे। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर है और माउंटगोबरी जिला में स्थित है। ठीक, वहाँ पे क्या क्या मिला था? RS-37 कब्रिस्तान मिला था, और क्या मिला था? गेहूं और जौ मिला था। ठीक, शंख का बना बैल मिला था, स्त्री के गर्भ से मतलब मूर्ति जो होती पौधा निकल रहा है उसका चित्र, मछुआरे का चित्र मिट्टी के बर्तन पे, और पुजारी की प्रश्न मूर्ति मिली थी, हाथी का कपाल मिला था, 18 चबूतरा मिला था, 6 पंक्ति में 12 कमरे मिला था, अनाज रखने वाला घर, गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला, पक्की ईंट मिला। ठीक है, इक्का गाड़ी मिला तांबे का। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग को। एक बार मतलब बढ़िया से इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? मिटा था इसको। मातृ देवी की मृत मूर्ति है, गेहूं और जो है, 6 पंक्ति 12 कमरा मिला था, 18 चबूतरा मिला था, तांबे का गाड़ी मिला था, ओखली मिला था, दान कूटने वाला। ठीक है, मिटा देते हैं। अब उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो नंबर 2। हाँ, मोहनजोदड़ो। अब देखिए, मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था वो क्या था? रखाल दास, बताए थे आपको, रखाल दास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। कब किया था? 1922 में। ये कहाँ पे है? ये भी है कहाँ पे? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। कहाँ, किस नदी पर है? सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है, और रखालाल बनर्जी ने 1922 में खोज किया था। अब देखिए, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, यह होता है, और मतलब क्या बोलते हैं इसको? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला भी बोलते हैं, स्तूप का भी टीला बोलते हैं, स्तूप का टीला। और इसे जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी कर, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा। ठीक है, यदि पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। स्तूपों का टीला मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, शवों का टीला मोहनजोदड़ो। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यदि सबसे बड़ा स्थल पूछे मोहनजोदड़ो। ठीक, चौड़ी सड़क है मोहनजोदड़ो। ठीक, अब देखिए कि मोहनजोदड़ो में आखिर मिला क्या क्या था, मोहनजोदड़ो में मिला क्या क्या था। ठीक है, वो पढ़ना है। तो मोहनजोदड़ो जो है, अब देखिए कि
बीमारी तो हर एक जगह होता है, कहाँ पे बीमारी नहीं है? बीमारी तो हर एक जगह है। ये थोड़ी ना है कि बीमारी सिर्फ मोहनजोदड़ो में हुआ होगा, जो बीमारी का जो साक्ष्य मिला है तो मोहनजोदड़ो में थोड़ी ना हुआ होगा। वो तो हड़प्पा में भी हो सकता है, रंगपुर में भी हो सकता है, चंद्रदुर्ग में भी हो सकता है। लेकिन देखिए, अब देखिए हमारे आसपास जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग का डिस्ट्रिक्ट उधर बांका पड़ता है, तो बांका डिस्ट्रिक्ट में जैसे मान लीजिए फुलेमर प्रखंड है, वहाँ पे यदि हॉस्पिटल है तो किसी कारणवश मान लीजिए कि पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो गया, विलीन हो गया, तो कुछ दिन के बाद यदि खुदाई करेगा उसका, तो ये तो देखिए वो बीमारी तो हर एक जगह है, ऐसा थोड़ी नहीं कि वहीं पे है, फुलीडमर प्रखंड के अंतर्गत में है तो कहीं पे भी हो सकता है। तो जब खुदाई किया, तो बहुत दिन के बाद खुदाई किया, हजारों सालों 200 वर्ष के बाद खुदाई करेगा, तो कुछ साक्ष्य निकलेगा, तो ये साक्ष्य निकाल देगा कि यहाँ पे बीमारी था। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि बीमारी सिर्फ उधर ही नहीं है, बीमारी तो हर एक जगह पे है। तो वही साक्ष्य जो है, जब खुदाई हुआ था, तो जो है मोहनजोदड़ो में जो कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो में मलेरिया बीमारी का साक्ष्य मिला था। मोहनजोदड़ो में एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी में अच्छा से बताया गया है कि मोहनजोदड़ो में जो है मलेरिया बीमारी का साक्ष्य मिला है। अच्छा ठीक, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि जब पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया था, तो जो है एक बस्ती मतलब बसा था फिर से, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए। उस बस्ती का जो साक्ष्य है कहाँ पे मिला था, और उस बस्ती का जो नाम है झूकर और झांगर, वो बस्ती है, और वो ग्रामीण बस्ती थी। और वही सभ्यता का जब अंत हो गया था, तो वही झूकर और झांगर जो बस्ती था, वही मतलब फिर से वो अपना जो जीवन यापन करने के लिए अलग में मतलब वो निवास करने के लिए चला गया था। उस बस्ती का नाम था झूकर और झांगर। तो इसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो मलेरिया बीमारी का साक्ष्य कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। अब देखिए, जब बीमारी तुम्हारी जब फैलेगा, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तभी ना बीमारी फैलेगा। लोगों को आसपास में मतलब ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या मिलेगा, उसका प्रदूषण फैलेगा, तो उससे जो क्या होता है कि बीमारी फैलना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे बीमारी होगा तो वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा होगा। जब जनसंख्या ज़्यादा होगा तो शहर भी ज़्यादा होगा। जब शहर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे मतलब क्या है कि सड़कें जो होती है चौड़ी होगी, ये कन्फर्म है। तो सड़कें सबसे चौड़ी कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। जब सड़क चौड़ा होगा, तो ये भी मान लीजिए कि वहाँ पे जो उसका जो क्या कहते हैं जी, हाँ, जब सड़क जब चौड़ा होगा, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे सबसे मतलब ज़्यादा मतलब लोग रहते होंगे। और जब जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेगा, तो नहाने वहाने का जगह भी ज़्यादा होना चाहिए। तो स्विमिंग पूल जो है सबसे बड़ा बनाया गया था वहाँ पे। कहाँ पे बनाया गया था? स्विमिंग पूल। अब देखिए, जब लोग ज़्यादा रहेगा, नहाने के लिए जाएगा, तो सभा तो जरूर करेगा। वो नहा के सब निकलेगा, आराम से मस्ती से बैठेगा, 4 गो इधर बैठ जाएगा, 4 गो उधर बैठ जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? सभा बोलते हैं। आप लोग भी नहाने के लिए जाते होंगे, कहीं पे पोखरी में नहाने के लिए जाते होंगे, तो वहाँ पे निकल के सब जो है, कुछ लड़का इधर बैठ जाएगा, कुछ उधर बैठ जाएगा, तो आपस में क्या करने लगता है? सभा करने लगते हैं। तो वो सभा का घर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। पुरोहित का आवास कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला था। और देखिए, मोहनजोदड़ो में यह भी मिला था कि आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो ये बताया गया कि एक दाढ़ी वाला जो है योगी जो है तपस्या कर रहा था, मतलब एक ही दाढ़ी है उसको, और वो जो है साल का मतलब कपास का मतलब वस्त्र पहना हुआ था, और वो जो है ध्यान मग्न में था। तो वो योगी का जो मूर्ति मिला था, कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में जो है तांबे का ढेर मिला था। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? तांबे का ढेर मिला था। ठीक है, अब देखिए, मोहनजोदड़ो में कहा था कि जो मोहरें मिली थी, सबसे ज़्यादा जो मोहर मिला था, वर्गाकार का जो मोहर मिला था, वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पूछे थे आप लोग से, जो कि आप लोग नहीं बताए थे। तो वर्गाकार वाला मोहर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। और अभिलेख वाला मोहर कहाँ मिला? हड़प्पा में। अब ये बताया आपको। ठीक है, यहाँ तो बता दिया आप लोग कि जो मोहर तोहर जो मिला हुआ था, तो वो मतलब सब चीज़ मतलब ठीक है था। अब देखिए, वहाँ पे और जो है और मिला था, कांसे का मूर्ति मिला था, ये भी बताए थे आपको। कांस का नचनिया का मूर्ति मिला था मोहनजोदड़ो में। महादेव की आकृति का मोहर का यूज, मतलब जो पशुपति होता है, तो पशुपति का मोहर भी कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। और कांसा की मूर्ति कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में कहा जाता है कि यह जो है मृतकों का टीला है, जानबे करते हैं। यहाँ पे जो है स्तूप जो है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? चिमनी मट्टी, चिमनी ईंट जो हम लोग जो प्रयोग करते हैं गांव घर में, तो वो चिमनी ईंट जो है कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। और मोहनजोदड़ो में जो कहा जाता है घोड़े का दांत मिला था। घोड़े का दांत पूछे मोहनजोदड़ो। अब ये बताइए कि घोड़े का जो आकृति है, मतलब घोड़े का जो कलाकृति है, आकृति जो है सेम टू सेम घोड़ा का, जिस तरह घोड़ा दिखता है ना, उसी तरह जो है घोड़े का एक फिगर बना हुआ था। वो कहाँ मिला था पूरा मूर्ति? ये बताइए। अब घोड़े का जो अवशेष की जो हड्डी होती है, वो कहाँ मिला था? वो बताइए। ये दोनों अलग अलग है। तो घोड़े का दांत पूछे मोहनजोदड़ो, यदि तांबे का ढेर पूछे मोहनजोदड़ो,
एक साधु का जो ध्यान मग्न में बैठा हुआ था, एक दाढ़ी जो था वो मोहनजोदड़ो, और जो है पशुपति का मोहर मोहनजोदड़ो, काश्य की नचनिया मोहनजोदड़ो, सभागार मोहनजोदड़ो, महाविद्यालय मोहनजोदड़ो, विशाल अन्नानगर नहीं विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो, यानी स्विमिंग पूल जो आप लोग नहाने के लिए जाते हैं वो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, और सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा मोहनजोदड़ो। तो यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दें एक बार। ठीक है, लिख देते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और स्तूप का टीला भी बोलते हैं इसको, और मोहन और सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मिला, सड़कें जो होती थी, सड़कें जो होती थी काफी चौड़ी, यानी 10 मीटर का होता था चौड़ी सड़क। कितना मीटर का? लमसम 10 मीटर। और जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है उसका उसका जो सड़क की जो चौड़ाई है 10 मीटर से कम होता था, लेकिन जो मोहनजोदड़ो का जो चौड़ाई था सड़क वो जो होती थी 10 मीटर, लमसम लगभग 10 मीटर होता था, यानी इससे कहीं कहीं ज़्यादा ही ना हो, लेकिन 10 मीटर 100% होता था उसकी सड़क की चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए मोहनजोदड़ो में मिला था घोड़े का दांत, घोड़े का दांत। यदि देखिए आप लोग को यदि नहीं सही से दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पे, तो आप जो है जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसी तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा। तो मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? घोड़े का दांत मिला था। और देखिए यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे जो है कांस्य की मूर्ति मिला था, कांस्य की मूर्ति मिला था, पशुपति का मोहर, पशुपति का मोहर, ठीक, जिसे बोलते हैं पशुपति, किसको बोलते हैं? महादेव को बोलते हैं। तो पशुपति का मोहर मोहनजोदड़ो। अब देखिए और क्या मिला था, नाथी हो गया, तांबे का सड़कें काफी जुड़ी होती थी, हाँ। और मिला था एक दाढ़ी वाला, एक दाढ़ी वाला पुरुष, योगी लिख लीजिए, एक दाढ़ी वाला योगी, मतलब कुछ योग कर रहा, मतलब ध्यान मग्न में हुआ होगा वो, तो उसका जो चित्र मिला था यहाँ पे मोहनजोदड़ो मिला था। ठीक, अब देखिए विशाल स्विमिंग पूल, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नानगर हड़प्पा, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। ठीक, घोड़े का दांत मोहनजोदड़ो, और हाथी का कपाल हड़प्पा। ठीक, पुरोहित का आवास, पुरोहित का आवास, पुरोहित का आवास हड़प्पा, और श्रमिक का आवास, नहीं सॉरी, पुरोहित का आवास मोहनजोदड़ो, श्रमिक का आवास हड़प्पा, श्रमिक का आवास हड़प्पा, और पुरोहित का आवास मोहनजोदड़ो। ठीक, धार्मिक स्थल, धार्मिक सभा और वर्गाकार मोहर। यदि ये सब पूछे, धार्मिक सभा मोहनजोदड़ो, वर्गाकार मोहर मोहनजोदड़ो। ठीक, और तांबे का ढेर, तांबे का ढेर, यदि तांबे का इक्का गाड़ी हड़प्पा और तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो, तांबे का इक्का गाड़ी हड़प्पा और तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सड़कें जो होती थी, यहाँ पे भी सड़क जो होती थी पक्की होती थी, सड़क पक्की होती थी। कहाँ का? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का सड़क क्या था? तो पक्की होती थी। ये जो है सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? मोहनजोदड़ो। जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा? मोहनजोदड़ो में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मोहनजोदड़ो में जो जो साक्ष्य मिला था आप लोग को वो हम बता दिए, जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है। ठीक, एक बार और रिपीट कर लीजिए। सड़कें चौड़ी होती थी, घोड़े का दांत मिला था, काशी की मूर्ति नचना मिली थी, पशुपति का मोहर मिला था, एक दाढ़ी में मग्न योगी का चित्र मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, पुरोहित का आवास मिला है, धार्मिक सभा है, मोहर जो है अधिकतर वर्गाकार मिला था, तांबे का ढेर मिला था, सड़क जो है पक्की होती थी, सबसे बड़ा स्थल ये है, जनसंख्या में सबसे बड़ा यही है। और सड़कें जहाँ देखिए, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे तो बीमारी फैलवे करेगा। तो मलेरिया बीमारी का साक्ष्य कहाँ मिला था? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया बीमारी का साक्ष्य कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। किसी को लबेरिया का बीमारी होता है, यानी लब करने का बीमारी, समझे ना? तो सबको मतलब देखिए, सबको जो है अलग अलग बीमारी है, ठीक ना? किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है, तो सबका बीमारी का सॉल्व नहीं हो सकता है। तो मलेरिया बीमारी कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मोहनजोदड़ो के बारे में, मिटका दें, सब दिख रहा है ना आप लोग को। तो यहाँ जितना भी चीज़ मिला था वो कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो मिला था। ये जो है जितना भी हम चीज़ बता रहे हैं ये जो है 6 to 12 का जो एनसीईआरटी जो बुक है वो बुक जो है आप एक बार आराम से पढ़िए, और यदि उस बुक में ये सब ना मिले तब आप बोलिएगा, ठीक है। अब जो है इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना आप लोग को क्या क्या है, ठीक है। अब अगला स्थल जो आता है लोथल आता है, क्या है लोथल, हाँ लोथल क्या है लोथल। लोथल जो है ये जो है लोथल जो है ये भगवा नदी के किनारे 53 ईस्वी में रंगानाथ राव ने, ये पूछे कि लोथल का खोज कब हुआ, 1953 में, किसने किया, रंगानाथ राव ने। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में है, गुजरात में किस नदी किनारे, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी, ठीक। यदि पूछे कि लोथल जो है भारत के किस राज्य में है, गुजरात में, किस नदी किनारे है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और गुजरात के किस खाड़ी में, देखिए गुजरात का खाड़ी तो है, एक खंबात की खाड़ी है और एक कच्छ की खाड़ी है। तो ये जो है ये जो लोथल जो है गुजरात के खंबात की खाड़ी में,